नॉर्थ और साउथ वेस्ट इलाके में एयर और मैरीटाइम ड्रिल होने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में ताइवान स्ट्रेट की तरफ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी शूटिंग होगी। ताइवान के पूर्वी हिस्से में मिसाइल टेस्ट करेगा पीएलए। और जाहिर है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये भी अपने आप में बड़ी मैसेजिंग है, लेकिन 10 फार नो फर्दर या इसके आगे कुछ देखा जा रहा है। रॉबिन सचदेव, देखिए मेरे को जो दिखता है चाइना को अगले 48 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसने अभी तक नहीं करा है। सैंक्शंस हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो चीजें तो बात की हैं। पेलोसी आके चले गई, चाइना इतना बोलता रहा, कुछ नहीं करा अगर चाइना ने, तो शी जिनपिंग का लॉस ऑफ फेस तो उनको कुछ इस समय करना पड़ेगा। कैसा करेगा? इट विल हैव टू बी समथिंग मस्कुलर, बट यस ऑब्वियसली ये नहीं कि युद्ध होने की बात है, पर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक उन्होंने कभी करा नहीं है ताइवान के साथ या अमेरिका के साथ। इतनी सघन ड्रिल्स भी इसके पहले कभी नहीं हुई। एक मिनट, इतना आगे बढ़ कर ड्रिल्स भी कभी नहीं हुई। इतना ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन, वायलेशन भी कभी नहीं हुआ। क्या इतना ही करके चीन रह जाएगा? क्योंकि ये भी अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड होगा या इसके बियॉन्ड भी चीजें होंगी। मैं कंप्लीट कर लूं। आज की दुनिया में माहौल ये हो गया कि ड्रिल से, सिग्नलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया ने अपनी बाल्टिक सी में फ्लीट्स की ड्रिल्स चलाई, क्या हुआ? फिनलैंड और स्वीडन नेटो चले तो गए, कौन रुका? तो आप ड्रिल्स करते रहो, उससे सिग्नलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ रहा आज की दुनिया में। आज की दुनिया में बात है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसने कुछ करा तुम काउंटर करो। अब वो जमाने चले गए अनफॉर्चुनेटली दुनिया के कि सिग्नलिंग अभी भी है सिग्नलिंग, बट इस समय उसके साथ मस्कुलर एक्शन कंबाइन हो रहे हैं। मियर वर्ड्स विल नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि अब ड्रिल्स का कोई मतलब नहीं है, और जहां बात पर न्यूक्लियर निकाल लेने की बातें होती हों, जो लास्ट रिजॉर्ट और डेटरेंस का सबसे आखिरी पड़ाव माना जाता था, वहां पर दुनिया की सोच समझ बहुत बदल गई है और यहां पर तो पावर टसल चल रही है। एक अहम खबर देखिए, पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ा। चीन के विदेश मंत्री अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। आग से खेलने वाले खुद जल जाएंगे, कहा है चीन के विदेश मंत्रालय ने। और यह बात चीन का विदेश मंत्रालय पहले भी कहता रहा है, और एक बार फिर से वांग यी ने यह बात दोहराई है कि जो लोग आग से खेल रहे हैं वो खुद जल जाएंगे। बीआर दीपक, ये बात बार बार कहकर मैं यही कह रहा हूं कि चाइना ने इतने सारे लाउड स्पीकर से और इतनी ऊंची जगहों से यह बात बार बार कह दी है कि अब ये बेशक उतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन अब चाइना को खुद कुछ करना पड़ेगा, वरना उसके खासतौर से डोमेस्टिक ऑडियंस जहां पर उनको बहुत सारी बातें प्रूव करना है, वहां वो बहुत झूठे हो जाएंगे। ये तो ठीक बात है। जैसे मैंने कहा भी, जो लास्ट रिजॉर्ट होगा इनका कर दिखाने के लिए, वो है कि ताइवान के अंदर जो उनके कुछ ठिकाने हैं, छुटपुट ठिकाने, सैन्य ठिकाने, उन पर वो वार कर सकते हैं और ताइवान उसको प्ले डाउन करेगा ताकि मामला खत्म हो जाए। दूसरी बात मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है उसकी हमको चर्चा करनी चाहिए, वो चीन करेगा। और आगे आने वाले कुछ वक्त में, खास करके जाते शी जिनपिंग जब तीसरी बार वो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, उसके बाद का जो पीरियड है, और खास करके जो पीएलए का जो 100वां साल होगा 2027 में, उसकी बात करनी चाहिए हमको। और या फिर उसका एक और पड़ाव है जो 2035 तक उन्होंने तय किया है चीन के लिए। इस काल में जो ताइवान पर तरह तरह के वो प्रतिबंध कर सकता है। अमेरिका के साथ वो टकराव में नहीं आएगा, अमेरिका के साथ वो डिस्प्ले करेगा अपनी जो सैन्य शक्ति है। जैसे उसने DF-17 का प्रयोग किया है, जो कि एयरक्राफ्ट जो करियर किलर मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है उसकी बात मुझे लगता है कि चीन में अभी हो रही है, और किस तरह से तो वो ताइवान को घेरने वाले, खास करके जो आर्थिक प्रतिबंध है उन पर, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि ताइवान का जो एक्सपोर्ट का 43% है वो GDP का उनका चीन के साथ है। तो इतनी बड़ी मात्रा में, ऑलमोस्ट मतलब 45% के आसपास अगर GDP का जो आपका एक्सपोर्ट हो चाइना का, और वहां पर उनके जो 20 लाख ताइवानीज रहते हैं, अब देखिए कितना परसेंटेज होता है वो। और जो चीन और ताइवान जो दंपति जो ताइवान में रहते हैं वो 4 लाख से ज्यादा के आसपास हैं, और उतने ही चीनी नागरिक वहां पर हैं जो स्थानांतरित हुए हैं चीन से। तो सर ये तो रूस और यूक्रेन वाले मामले में भी लागू है। इसी तरह का मामला रूस और यूक्रेन में भी है। कितने सारे लोग हैं जो इधर के उधर रहते हैं, या दंपति इधर के रहते हैं, पति उधर है पत्नी इधर है, लेकिन उसके बावजूद तो मामला रुका नहीं। रूस और ये दूसरी बात है। चीन जो एक कह सकते हैं कि जो डिक्टेटरशिप है,
जो ताइवान के जो हर हिस्से में वो घुस गया, और खास के जो तीसरी पार्टी वहां पर खड़ी की गई है वहां पर उन्होंने, तो जो कि यूनिफिकेशन का समर्थन करती है, उस को भी हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से चीन जो ताइवान में जो लोग हैं, KMT में भी उनके समर्थक हैं, यहाँ तक कि जो नई पार्टी है वो तो पूरी यूनिफिकेशन के हक में है। तो ये सब चीन धीरे धीरे जो पीसफुल यूनिफिकेशन है, मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर जो फोर्स का यूज करेगा। जो सैन्य प्रशिक्षण वगैरह कर रहे हैं वो सिर्फ डिस्प्ले ऑफ फोर्स है। अब मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये विशफुल थिंकिंग है, मे द गुड सेंस प्रिवेल वाली बात है, या ऐसा ही होगा, इसकी ज्यादा बड़ी संभावना है, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। पहले अहम खबर, फिलीपींस के सागर में अमेरिकी जेट की तैनाती बढ़ाई गई। फिलीपींस सी में अमेरिकी जेट की तैनाती बढ़ी। पेलोसी के दौरे को लेकर अमेरिका ने तेज की तैयारी। फिलीपींस सी के ऊपर लगातार गश्त कर रहे हैं अमेरिकी जेट। तो अगर उधर ड्रिल्स के जरिए चाइना संदेश देने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका भी पीछे नहीं रहना चाहता। अब ईगो असल में टकरा रहा है दो सुपर पावर्स का, और इसमें क्या ताइवान के पिस जाने का डर है रूस और अमेरिका के बीच में यूक्रेन की तर्ज पर? यह इस समय बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं अमेरिकी जेट्स भी आसमान में अपनी ताकत की गर्जना करते हुए। फिलहाल तो चारों तरफ से अमेरिकी सुरक्षा में है ताइवान। क्या बल प्रयोग करेंगे? क्योंकि इस बारे में तो यू टर्न लिया जा चुका है। यह एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि यूक्रेन को भी ऐसा ही एक तरीके से अनकहा आश्वासन था कि हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए तमाम लोग दौड़े आएंगे, अमेरिका सबसे पहले। लेकिन ऐसा हुआ क्या? जरा देखिए यहां क्या हो रहा है। USS रोनाल्ड रीगन फिलीपीन सी में मौजूद है। यहां देखिए बिग डेक एम्फीबियस शिप, उभयचर, जो दोनों ही जगह चल सके, जल और थल में। एम्फीबियस शिप USS अमेरिका जापान के ससेबो में तैनात है। बिग डेक एम्फीबियस शिप USS त्रिपोली, ये जापान के ओकिनावा में मौजूद है। कुल मिलाकर, और देखा आपने कि किस तरीके से जेट्स वहां पर सॉर्टीज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक तरीके से ताइवान को ये अश्योरेंस देने के लिए है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन क्या ताइवान इस सब के बाद आश्वस्त होगा, या ताइवान भी अपना रिस्क कैलकुलेशन कर रहा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये समझना चाहता हूं। तारिक फतेह साहब, क्विक कमेंट इस पर आपका। ताइवान ने क्या अपना जोखिम एनालाइज कर लिया होगा? पूरी जो एक हिस्टोरिक रोल रहा है वहाँ पे, एक लेवल की डेमोक्रेसी है वहाँ, इलेक्टेड पार्टीज हैं, और उनका मिजाज जो है वो मेनलैंड चाइना से काफ़ी मुख्तलिफ हो चुका है। अमेरिका का प्रेजेंस भी रहा है बहुत पुराना, यानी कोल्ड वॉर के बाद तो थ्रू आउट चिंग काई शेक के ज़माने में भी The United States was the ultimate protector। तो ये दो बड़े अलग किस्म के चाइनाज इमर्ज हुए हैं।